ठीक है। हाँ जी, कल क्या पढ़ रहे थे? क्या क्या पढ़ा था कल केमिस्ट्री में? है ऋषभ? कल हम ये पढ़ के गए थे कि कोई एसिड जो है वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज तभी शो करता है, कब? जब आसपास क्या हो? पानी, है ना, वाटर का होना जरूरी है। वाटर होगा तभी क्या होता है, तभी मैम हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो रिलीज हो पाते हैं। हाइड्रोजन आयंस का दूसरा नाम क्या है बच्चों? हाइड्रोनियम आयंस। कैसे बनते हैं? जो H+ है ना मैम, वो अकेले नहीं रह सकता, उसकी मजबूरी है, तो वो क्या करता है, पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है। हमने कल की क्लास में ये पढ़ा था कि एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ही पानी में हम इन्हें डिसॉल्व करते हैं, ये क्या करते हैं, H+ आयंस रिलीज करते हैं, और ये जो H+ है ये पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव, और इसी का नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। ये कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था कि हाइड्रोजन आयन एक्वस लिखा हो या फिर ऐसे हाइड्रोनियम आयन लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है। एसिड्स की प्रॉपर्टी है वो रिलीज करेंगे। अब आज की क्लास में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक तो काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक काफी इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, आओ जरा। पहली एक्टिविटी जो है वो डाइल्यूशन पे बेस्ड है। कल 2 टाइप के एसिड्स पढ़ के गए थे, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। हाँ जी, क्या डिफरेंस है बताना जरा कोई। डाइल्यूटेड एसिड्स वो होते हैं मैम जिसमें पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू एसिड, ठीक है। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है डाइल्यूटेड एसिड्स में। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स कौन से होते हैं, जिनमें एसिड का जो अमाउंट है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पानी, ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। अब ये जो एक्टिविटी है ना काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू ही आता है हमेशा। ये तुम्हें एक एज एन ऑप्शन मिलता है एमसीक्यू क्वेश्चन में। आपको पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब हम डाइल्यूशन करते हैं, ये एक्टिविटी किस पे बेस्ड है, ये एक्टिविटी बेस्ड है डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस पे। जब हम एसिड को या फिर किसी बेस को डाइल्यूट करते हैं उसमें पानी मिला के, तो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ जी, जरा कोई फर्स्ट चैप्टर की रिएक्शंस बता दे जो जो एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल में पढ़ी थी। कौन बताएगा? कौन कौन सी 3 रिएक्शंस हमने पढ़ी थी कि एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है, जो बिल्कुल क्लियर कट एनसीईआरटी में दी हुई है? जल्दी बताओ, कौन सी फर्स्ट चैप्टर में 3 एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ी हैं फटाफट। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन। मीथेन की बर्निंग के बाद CO2 बनेगा, पानी बनेगा। पानी मतलब गैसियस स्टेट में बनता है, वेपर्स में। वेपर्स क्यों बनती है पानी की? क्योंकि मैम हीट इतनी ज्यादा रिलीज होती है कि पानी लिक्विड स्टेट में नहीं होता, पानी की वेपर्स बन जाती हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या था? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ जी, तीसरा एग्जाम्पल क्या था? डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ठीक है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तुमने वैसे ये पढ़ रखा है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो एंडोथर्मिक होती है, लेकिन डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एक्सोथर्मिक है, जिसमें हीट रिलीज होती है। दिखती नहीं है, बहुत स्लो स्लो धीरे धीरे कम कम हीट रिलीज होती है। एक एग्जाम्पल ये है। तो जब भी तुम एसिड को या किसी बेस को डाइल्यूट करते हो वो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हमेशा क्या होता है, हमेशा मैम उसमें हीट जो है वो रिलीज होती है, हीट इज रिलीज्ड। तो ये एक्टिविटी इसी पर बेस्ड है, और ये तुम्हें एमसीक्यू क्वेश्चन में एक ऑप्शन मिलता है कि वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसमें एक ये भी दिया होता है कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। तुम कभी चाहे बेस को डाइल्यूट करो चाहे तुम एसिड को डाइल्यूट करो, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें हमेशा हीट जो है वो रिलीज होती है। हाँ जी, इसको पढ़ो जरा और बताओ क्या कह रहा है। बहुत सिंपल सा कुछ कह रहा है, ठीक है। 1-2 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, बस वो पढ़ के फिर अगली चीज पे चलते हैं जल्दी। 10 ml पानी ले लो एक बीकर में, ठीक है। चलो पानी ले लेते हैं, 10 ml कितना भी ले लो, तुम ले लिया, चलो। हाँ जी, उसके बाद वो क्या कह रहा है, क्या ऐड करना है? उसके बाद वो ये कह रहा है कि इस पानी में तुम एसिड को ऐड करो, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐड करना है। कौन सा एसिड बोल रहा है? H2SO4। स्वर्ल द बीकर स्लोली, धीरे धीरे घुमाओ बीकर को, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है टच द बेस ऑफ द बीकर। हाँ जी, क्या मतलब है? इस बीकर के बेस को आप टच करके देखो। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर? क्या कोई टेम्परेचर का चेंज है? हाँ जी, टेम्परेचर का चेंज हमें देखने के लिए मिलता है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा एक्सोथर्मिक में? बताओ जल्दी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर ये है तो इसमें टेम्परेचर जो है वो क्या होता है?
इंक्रीज, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। कैसी रिएक्शन है ये? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन ये नहीं है। अब आपको वो कह रहा है इसी एक्टिविटी में कि इसी एक्टिविटी को आप रिपीट करिए विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलो और देखो। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों? बेस है कि एसिड है? बेस है। तो दोनों में तुम्हारी ऑब्जर्वेशन जो है सेम रहेंगी। आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली एसिड और बेस को क्या कर रहे हो? आप डाइल्यूट कर रहे हो उसको, ठीक है। तो जब भी हम किसी एसिड में पानी मिलाते हैं या पानी में एसिड, अभी बता रही हूँ दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि बताओ डाइल्यूट करते टाइम पानी में एसिड डालोगे या एसिड में पानी डालोगे? काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, अभी पढ़ रहे हैं इसको। तो तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है, चाहे एसिड को डाइल्यूट करो चाहे बेस को डाइल्यूट करो, क्या होता है? बहुत सारी जो हीट है मैम वो रिलीज होती है। हाँ जी, अगर ये फोटो देके पूछ ले कि ये फोटो क्या बता रही है, देखना जरा ध्यान से, क्या बता रही है फोटो आपको? किसकी फोटो है ये? किसकी फोटो है भाई? जो एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? हाईली कोरोसिव होते हैं। इतने कोरोसिव होते हैं कि अगर किसी मेटल के ऊपर पड़ गए, किसी कंटेनर के ऊपर, तो भी जला देंगे और तुम्हारे हाथ का भी क्या कर देंगे? उंगलियां साफ कर देंगे। अगर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड डाल दिया ना, सब अलग, हड्डी पड्डी स्किन सब गल जाएगी। पड्डी क्या होती है पूछना, ठीक है। तो सब गलगुला जाएगा तुम्हारा, सुन रहे हो? तो ये क्या है? चेतावनी है, वार्निंग साइन है कि भाई ऐसे ऐसे तुम अभी जब रिसर्च में जाते हैं ना तो वहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अभी तो लैब में ही बहुत कम लेके जाते हैं, स्कूल में जो रिसर्च में जाते हैं जिन्हें इंडिपेंडेंट रिसर्च करनी होती है वहाँ तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ तो कुछ कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं ना, जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, उनको आप ऐसे नहीं फेंक सकते डस्टबिन में, बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। उस वेस्ट के लिए अलग कंटेनर्स होते हैं, वो अलग से डिस्कार्ड होता है। ऐसे नहीं कि नॉर्मल कूड़े में आपने वो वाला वेस्ट डाल दिया, नहीं, ठीक है। तो ये कुछ वार्निंग साइंस होते हैं। ये रिसर्च जहाँ चलती है लैब्स में वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत केयर से काम करना होता है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में इतना ही है। अब तुम इस एक्टिविटी का जो हमारी समरी है वो लिख लो, एक बार लिखो जरा। हाँ जी, पहले तो डाइल्यूशन लिख लो क्या है, फिर मैं तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि मैम डाइल्यूट करते कैसे हैं, वो मैं धीरे धीरे बता रही हूँ। लिखो, डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस का क्या मतलब है? द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर। एसिड और बेस को डिसॉल्व करने की जो प्रोसेस है पानी में, उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड डाइल्यूशन। एसिड का भी कर सकते हो और बेस का भी कर सकते हो, दोनों का कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। ऑफ कोर्स एसिड को डाइल्यूट करोगे पानी में तो एसिड का डाइल्यूशन है, बेस को डाइल्यूट करोगे पानी में मिक्स करोगे तो बेस का डाइल्यूशन है। और एसिड और बेस को क्या बोलेंगे? एसिड और बेस आर सेड टू बी डाइल्यूटेड, कि भाई डाइल्यूट हो गए। ऐसी लाइन कहां पढ़ी है तुमने? एक फर्स्ट चैप्टर में, बताना जरा। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में एक सेम टू सेम ऐसी सी लाइन पढ़ी है, एक वो किसी और चीज के रिस्पेक्ट में थी। मेटल के खराब होने की जो प्रक्रिया है क्या बोलते हैं उसको? कोरोजन। और मेटल्स को क्या बोलते हैं? कोरोडिड, है ना। तो वैसा सही कुछ है यहां पर भी। हाँ जी, लिखो डाइल्यूशन, इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में कहीं ना कहीं पक्का मिलेगी। इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है देव? क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। जिस रिएक्शन में मैम बहुत सारी हीट रिलीज हो उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। हाँ जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है आयुष्मान? एंडोथर्मिक क्या होती है? अंदर क्या? हीट, है ना, जिसमें हीट देनी पड़े, अंदर नहीं। जिस रिएक्शन को करवाने के लिए क्या करना पड़े? जिस रिएक्शन को मैम करने के लिए हीट देनी पड़े, तभी वो रिएक्शन हो पाएगी, तभी उसमें प्रोडक्ट बन पाएगा, अदरवाइज प्रोडक्ट उसमें नहीं बनेगा। इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट तो बनता ही है, साथ में हीट भी रिलीज होती है, ठीक है। हाँ जी, और बताओ क्या लिख सकते हैं? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार स्टूर से बना लो इस पे 3-4, ठीक है। जब भी डाइल्यूशन करते हैं ऑलवेज पोर, ऑलवेज ऐड क्या? ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर।
विद कांस्टेंट स्टरिंग। जब भी तुम डाइल्यूशन कर रहे हो, हमेशा पानी नीचे कंटेनर में लेना है, हमेशा 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 पानी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अभी उसी का डायग्राम बना देती हूं। ठीक है, पहले इसको लिख लो एक लाइन को, काफी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं तुम्हें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। एसर्शन रीजन बहुत आते हैं इस पे। हाँ जी, ये एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है कि किसको किस में ऐड करना है। कंटेनर में भर भर के पानी ले लोगे पहले, अब भर भर के नहीं, बाल्टी ले ली पूरी। एसिड बहुत कम कम डालना है, बूंद बाय बूंद डाइल्यूट करते टाइम, पानी नीचे लेना है कंटेनर में। ठीक है, पहले इसी का डायग्राम बना लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। लिख लिया? हाँ जी, हो गया। आओ जरा इसका डायग्राम बनाओ, पहले 2 डायग्राम्स बना लो और लिख लो कि दोनों में दिक्कत क्या आ रही है। हाँ जी, एक तरीका डाइल्यूट करने का तो ये है मैम, सिंपल सी तो चीज है, एसिड और बेस में पानी तो घोलना है, कैसे भी घोल दो। हाँ जी, अगर एसिड यहां ले लें, क्या चीटियां सी चल रही हैं, सुन लो, ये एसिड और ये पानी, 2 तरीके हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है मैम, कुछ भी ले लो ना कंटेनर में, ऊपर से कुछ भी डाल दो आप, क्या ही फर्क पड़ रहा है, कौन सी मुसीबत आ जाएगी, मुसीबत आ ही जाएगी वाकई। ध्यान से सुनो, अगर एसिड नीचे ले लो और पानी को ऊपर से डालो, इसमें क्या दिक्कत है? और मैम आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं करना, करना ये है, पानी नीचे लेना है और एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऊपर से डालना है, धीरे धीरे। ये नहीं कि एक मग्गा भर के उड़ेल दिया इसमें, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ध्यान से सुनो, क्या दिक्कत है भाई? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर तुम एसिड के अंदर थोड़ा सा भी पानी डालोगे ना, इतनी हीट रिलीज होगी कि ये कंटेनर भी फट जाएगा और तुम भी जल जुला जाओगे। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को करते टाइम हमेशा ग्लव्स पहनने हैं, हमेशा स्पेक्टिकल्स पहनने हैं, पूरा फेस अपना कवर रखना है। ठीक है, और सच्ची बात है, अभी यानी हेलमेट पहन के कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, होते हैं, मास्क होते हैं लैब में, वो सब मिलते हैं, उसके साथ करना है। उसमें क्यों दिक्कत नहीं है? हाँ जी, इसमें सही तरीका कौन सा है? ये बिल्कुल गलत तरीका है, ये सही तरीका है डाइल्यूशन का। इसमें क्या सही है? पानी नीचे ले रखा है कंटेनर में, हल्का सा एसिड डाल रहे हैं। मैम हीट तो इसमें भी रिलीज होनी चाहिए, डाइल्यूट तो कर रहे हो ना, डाइल्यूट तो दोनों में ही कर रहे हो। इसमें जो हीट रिलीज होगी उस हीट को कौन खा जाएगा? पानी। पानी जो हल्की फुल्की हीट रिलीज होगी, पानी उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, हल्की फुल्की मतलब कंटेनर जलेगा नहीं, तुम खुद बच जाओगे, इतनी ज्यादा हीट रिलीज नहीं होगी। इस केस में क्या होगा? ये जो मिक्सचर है ना अंदर का, ये सारा बाहर आ जाएगा निकल के, इतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी, और इस हीट को ये होल्ड नहीं कर पाएगा कंटेनर, कंटेनर भी टूटेगा और तुम्हारे ऊपर भी स्प्लैश आ सकता है एसिड का। तो जब भी डाइल्यूशन करते हैं हमेशा ग्लव्स पहनो, प्रॉपर तरीके से बॉडी को अपनी कवर करो। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से मास्क होना चाहिए, स्पेक्स होनी चाहिए। डन? सुन रहे हो? तो सही तरीका ये है डाइल्यूशन का, इसको ऐसे याद कर लो क्योंकि इसे भूलने में टाइम नहीं लगता। पॉ है, ये क्या है मैम? पॉ का मतलब है पोर एसिड इन वाटर, जिनको दिक्कत होती है याद करने में। असर्शन रीजन आएगा यहां से, असर्शन रीजन। ठीक है, ऑलवेज पोर एसिड इन वाटर, वाटर ज्यादा लेना है, एक एक बूंद करके एसिड डालना है ऊपर से, या बेस जिसको भी डाइल्यूट कर रहे हो तुम। ठीक है, ये कभी नहीं करना। ये भी आता है तुम्हें कि ये क्यों नहीं करना, है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में ये सवाल है हम तो यही करेंगे, ये तो हम करते ही नहीं, हम तो ये खतरों खिलाड़ी हैं, ये वाला करके देखेंगे। ठीक है, तो कभी भी नहीं करना इसको, बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, हाँ जी, दूसरा तरीका, सही तरीका वो है, ऑलवेज पोर एसिड इन वाटर। क्या करना है? नीचे बहुत सारा पानी लेना है और ऊपर क्या करना है? एसिड को बूंद बाय बूंद डालना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। विद एक चीज और क्या करनी है? कॉन्स्टेंटली घुमाना है इसको, कंटेनर को, ताकि हीट जो है वो पानी इजीली क्या करे? एब्जॉर्ब कर ले। तो ये बात ध्यान रखनी है। हाँ जी, एक कौन सा पॉइंट रह गया? हो गया बस, ठीक है। तो ये याद रखना है डाइल्यूशन में कि डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है, कैसी रिएक्शन है और किसको किस में ऐड करना है। अब एक चीज बताओ, यहां ध्यान से सुनो,
ये पानी, वाटर है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। से फॉर एग्जाम्पल वाटर अपने पास है 100 ml, और ठीक है, और इसमें हमने थोड़ा सा एसिड मिला रखा है, दूसरे रंग से मिला देते हैं। बताओ कितना एसिड मिला लें इसमें? मिला लो 10 ml। ये बताओ डाइल्यूशन में कर क्या रहे हैं? ध्यान से सुनो, सवाल ये है तुमसे कि डाइल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है या फिर जो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, उन पे क्या असर पड़ रहा है डाइल्यूशन के टाइम पे? ध्यान से सुनो क्या सवाल पूछा है। सवाल ये पूछा है आपसे कि जो तुम्हारे हाइड्रोजन आयन्स हैं या फिर जो तुम्हारे हाइड्रोनियम आयन्स हैं, जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं उस एसिड को, तो इन पे क्या फर्क पड़ रहा है? ये घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? हाँ जी बताओ। इसमें तुम और पानी डाल रहे हो। डाइल्यूशन का क्या मतलब है? ये तुम्हारे पास से फॉर एग्जांपल एक कोई एसिड था, या तो तुम प्लेन एसिड ले लो, या तुमने अभी भी थोड़ा सा डाइल्यूटेड सोल्यूशन ले रखा है, मान लो तुम इसको और डाइल्यूट कर रहे हो, ये है ऑलरेडी डाइल्यूटेड, तुम इसमें और पानी डाल रहे हो, मतलब तुम इसको और ज्यादा डाइल्यूट करना चाह रहे हो। तो तुम्हें मुझे ये बताना है कि डाइल्यूशन के टाइम पर जो हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ेगी या घटेगी? इधर से आवाज बढ़ेगी, इधर से घटेगी। हाँ जी, क्यों बढ़ेगी और क्यों घटेगी बताओ। हाँ क्या मतलब, तुम्हें क्या लगा जो तुमने ऐसा आंसर दिया? बताओ। हाँ सही बोल रहे हो, आगे तो बताओ। कैसे? एसिड थोड़ा ना डाला है, पानी डाल रहे हैं। हाइड्रोजन आयंस किसके निकलते हैं पानी में घुलने पे? पानी के निकलते हैं? ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो हाइड्रोजन जो आयंस हैं या हाइड्रोनियम आयंस हैं, उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घटती है। ठीक है, ध्यान से सुनो, लिखो इस पॉइंट को, लिख लो पहले, फिर समझा रही हूं अभी। लिखो पहले, लिख लो, लिखो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस या फिर हाइड्रोनियम आयंस डिक्रीजेज। बड़ा बड़ा लिख लेना, डिक्रीजेज। कुछ कह रहे इंक्रीजेज, कुछ कह रहे डिक्रीजेज, लेकिन पता नहीं क्यों डिक्रीजेज। हाँ जी, डिक्रीजेज ड्यूरिंग, डिक्रीजेज पर यूनिट वॉल्यूम लिख लो, डिक्रीजेज पर यूनिट वॉल्यूम ड्यूरिंग डाइल्यूशन। अब ध्यान से सुनो हुआ क्या है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एक्वस आयंस और हाइड्रोनियम आयंस डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम ड्यूरिंग डाइल्यूशन। जब डाइल्यूशन कर रहे हैं तो कभी भी H प्लस आयंस बढ़ेंगे नहीं। ध्यान से सुनो क्यों। भाई तुम ये मान लो तुम्हारे पास 10 ml एसिड है, तो तुम ऐसा मान लो कि 10 मॉलिक्यूल हैं एसिड के, ऐसा मान लो। इसका मतलब अगर 10 मॉलिक्यूल हैं एसिड के, मान लो HCl है, तो कितने H प्लस निकल जाएंगे? 10 ही तो निकलेंगे। तुम्हें पता है जब हम डाइल्यूट कर रहे हैं एसिड को, किसी एसिड में पानी मिला रहे हैं, तो H प्लस किस में से निकलते हैं? एसिड में से। तो अगर तुम्हारे पास इसके 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो कितने निकलेंगे? H प्लस 10 निकलेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, पानी जितना मर्जी हो, अब तुम क्या कर रहे हो, तुम पानी और डाल रहे हो। तुम ये बताओ, जितने एसिड के मॉलिक्यूल्स थे उन सब में से तो H प्लस निकल चुके हैं, तुम और सिर्फ पानी डाल रहे हो, तो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? घटेगी। क्यों मैम घटी क्यों? सेम रहनी चाहिए थी ना। यहां पर तुमने 100 ml पानी ले रखा है, 100 ml पानी में तुम्हारे पास 10 H प्लस आयंस हैं। ठीक है मैम, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन आप ये बताओ घटे क्यों? 10 तो है ही ना, उसमें घट कहां से गए? आपने मान लो 50 ml पानी और डाल दिया, 150 ml पानी हो गया, तो अभी भी 10 होने चाहिए। लेकिन लिखा क्या है वहां पर यूनिट वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? स्पेसिफिक वॉल्यूम में कितने हो गए हैं? घटे कि नहीं? यहां पर 10 आयंस आ रहे थे, कितने, किसके हिस्से में? 100 ml के हिस्से में, 100 ml पानी के हिस्से में, और यहां पर 10 हाइड्रोजन आयंस है, कितने पानी के हिस्से में? 150 ml के हिस्से में। तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो आयंस की वो घटी है।
पर यूनिट वॉल्यूम। एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में जो है आयंस क्या हो गए, अब कम हो गए हैं, पानी। तो तुम, ये नहीं है, ये बात ठीक है, बिल्कुल गलत बात है ये कह रहा था ना विभोर कि पानी डाल रहे हैं H+ निकलेंगे। H+ किस में से निकलते हैं डाइल्यूशन के टाइम पर, एसिड में से। तो एसिड आपने और नहीं मिलाया, इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होती है, वो घटी है। जब तुम और ज्यादा पानी ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन घट रही है। ठीक है, ये तो मैक्सिमम इसकी तो एक वैल्यू है, लिमिटेशन है। एसिड नहीं डाल रहे हैं हम पानी डाल रहे हैं। अगर वो क्वेश्चन में दे दे एसिड डाल रहे हैं, वैसे ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं आया, तो फिर बढ़ जाएगी। अगर वो कहे कि इस एसिड में मैंने एसिड और मिला दिया, इस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में मैंने एसिड मिला दिया, फिर तुम कह सकते हो कि H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ सकती है। बट इस केस में जब तुम सिर्फ पानी मिला रहे हो तो भैया एसिड में से H+ निकल रहे हैं ना, तो H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ेगी, वो घटेगी। ठीक है, यहां 100 ml के हिस्से में आ रहे थे 10 आयंस, यहां 150 ml के हिस्से में आ रहे हैं 10 आयंस। तो वॉल्यूम जो है पर यूनिट वॉल्यूम, 1 ml के हिस्से में कितने आएंगे, वैसे ये बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी तुम्हारे लिए। से फॉर एग्जाम्पल 10 ml के हिस्से में 10 आए और तुमने 20 ml कर दिया, उसके हिस्से में 10 आए, क्या फर्क हुआ है बताना जरा। हाँ जी आरुष, ये बताना जरा। से फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी सुन लो ध्यान से, इधर सुन लो, इंपॉर्टेंट चीज है। 10 ml पानी में 10 हाइड्रोजन आयंस थे, सिंपल कर लो थोड़ी सी कैलकुलेशंस। अब तुमने 10 ml और पानी डाल दिया, अब भी उसमें कितने हैं 10 ml। मुझे ये बताओ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिक्रीजेस पर यूनिट वॉल्यूम से यहां पे क्या समझ में आ रहा है, यहां पर 1 ml के हिस्से में कितने आयंस आ रहे थे और यहां पर 1 ml के हिस्से में कितने आयंस आ रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन घटी है कि बढ़ी है पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब है, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है अगर हम वॉल्यूम को ml में ले रहे हैं तो 1 ml, ये मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम का। तो 1 ml के हिस्से में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी घटी, घट गई, ये मतलब है। ये चीज समझ में आनी चाहिए सबको। डाइल्यूशन का क्या मतलब है, एसिड या बेस में पानी को मिला के उसको डाइल्यूट करना, उसमें H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को घटा देना। अगर बेस का डाइल्यूशन पूछ लेगा तो क्या मतलब है, हाँ जी बेस के डाइल्यूशन का क्या मतलब है, किस चीज को घटा रहे हैं, बेस के डाइल्यूशन का क्या मतलब है, OH- की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है दोनों, चाहे बेस को डाइल्यूट करो चाहे एसिड को करो, हीट निकलेगी कि देनी पड़ेगी, निकलेगी ऑलवेज। ठीक है, एसिड को पानी मिलाओगे, पानी को एसिड में मिलाओगे, पक्का है ना, कभी सोचो। ठीक है, तो ध्यान रखनी है बातें। चलो अब आगे आ जाओ, ये लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वार्निंग कि भाई कभी भी उल्टा मत कर देना, एसिड नीचे लेके ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी मत डाल देना। क्यों, कंटेनर भी फटेगा, सारा मिक्सचर बाहर आ जाएगा और हाथ पैर भी जल सकते हैं आपके। लिखो इसको, नोट करो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी इंपॉर्टेंट। करो जल्दी फटाफट, हंसने का टाइम नहीं है, लिख लो पहले फटाफट। इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे, पहले ये कर ले मतलब ही। अब आज की क्लास में अगर जितना मैं सोच के आई उतना हो गया, तो कल वाली क्लास में सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। सॉल्ट और काफी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का सवाल वहीं से आता है, 5 का भी आता है कई बार। ठीक है, तो सॉल्ट अच्छे से पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना उनकी फिक्सिंग होती है, पेपर तो 2 बार होंगे, पता चल गया होगा। फॉर्म भरना है, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन तुम देना चाहते हो कि नहीं, लेकिन फॉर्म भर देना। कई बार ऐसा होता है ना, कोई पेपर ऐसे तो ऐसे ही बकवास बनती है सारी CBSE की, बिल्कुल बकवास, कुछ है लॉजिक, 2 बार मतलब नॉनसेंस है वैसे, लेकिन चलो भर देना फॉर्म। उसमें ये कि वैसे आपकी इच्छा है, आप देना चाहो तो दे सकते हो दोबारा, नहीं देना चाहते तो मत दो। ठीक है, पेपर 17 मई से, 17 कब से, फरवरी से, फरवरी में 17 से है ना शायद। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। वैसे तो पागलपंती है भाई, एक बार पेपर लो ना तुम, बच्चा भी एक बार अच्छे से मन से जाएगा देने। ये क्या है कि अगर नंबर ठीक नहीं आए तो दोबारा से दे दो। मान लो दोबारा भी नहीं आए, वो फालतू में उसके 2 महीने वेस्ट हुए बेचारे के, मजे करता अपना। और 11th से पहले मजे करने बहुत जरूरी है, क्योंकि 11th और 12th फिर पूरी पैक है, उसमें टाइम नहीं होता बच्चे के पास। और रिजल्ट भी शायद मई में आ जाएगा, आई थिंक फर्स्ट वाला रिजल्ट मई में आ जाएगा, दूसरा रिजल्ट जून में आ जाएगा शायद, ऐसा कुछ है। एक बार देना बस, अच्छे से भर लेना लेकिन फॉर्म, क्योंकि फॉर्म फिर दोबारा से नहीं आप अप्लाई कर सकते, एक बार भरवाएंगे स्कूल वाले, फिर दोबारा से कोई ऑप्शन नहीं होगा बीच में। रिजल्ट आ जाएगा दूसरे एग्जाम से पहले, आपकी इच्छा होगी तो आप दे देना, नहीं इच्छा होगी तो मत देना। ठीक है, वो आपके ऊपर है।
बेस्ट वन चूज, बेस्ट टू में से बेस्ट चूज होगा, जो भी दो दोगे ना उनमें जो जिसमें अच्छे नंबर है, ठीक है। वैसे बकवास है बिल्कुल, कोई लॉजिक नहीं है, मतलब मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं कि 2 बार हो भाई, 1 बार ले लो बस, छुट्टी चेक कर दो, 1 बार तो ढंग से चेक ना हो रहे इनसे, दोबारा लेंगे। क्योंकि जो बच्चे ढीले होंगे ना वो और ढीले हो जाएंगे, चल कोई नहीं दोबारा वाले में देख लेंगे, वो कभी भी नहीं देखेंगे फिर, 1 बार होते तो अपना आराम से देते पेपर। तो 17 फरवरी से पेपर है, अपना पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। ये देख आयुष्मान, तभी देखेंगे, क्या टेंशन है इतनी मैम। समझ में आ गया डाइल्यूशन। अब चलो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, अब पढ़ने वाले पीएच का कॉन्सेप्ट। हाँ जी लिख लिया कि भैया हीट इतनी निकलेगी अगर उल्टा करोगे डाइल्यूशन तुम, कि जो सारा मिक्सचर है वो बाहर आ जाएगा निकल के, और बहुत जला जुलू भी सकता है, कंटेनर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इसलिए हमेशा क्या करना है, पॉ करना है, पॉ। गाना सुना ना, कैंदी पॉ फट्टी जेब कैंदी, पता नहीं आगे नहीं भी जाता, सुना है कभी? चलो अच्छी बात है, इन्होंने सुना है। तो पॉ है, पॉर एसिड इन वाटर, वाटर को ज्यादा लेना है और एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है डाइल्यूशन के टाइम पे। हाँ जी आओ जरा, लो कुछ तो हो ही सकते हो, दिस इज मी। हाँ जी ध्यान से सुनो, शाहरुख खान लग रहा है, थोड़ा ऐसे होता तो शाहरुख खान हो जाता। अब ध्यान से सुनो, हेडिंग डालो। ऋषभ एक बात बताओ, हमने जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में इंडिकेटर पढ़े थे उनको क्या बोलते थे हम? जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में इंडिकेटर्स पढ़े थे उनका क्या नाम था? आगे समझ बताओ। हाँ जी कौन कौन से थे? ऑल्फैक्टरी और विनायक? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब ध्यान से सुनो, आयुष्मान चुप हो जाएंगे हम, पार्थ हम सीधे हो जाएंगे। क्या कह रहा है ये? किसको? दुबे भी कह रहा था, बस कहता ही रहेगा वो तो, उसको कुछ नहीं उसके बस की। ध्यान से सुनो, चुप, ध्यान से सुनो। अभी तक तुमने जो इंडिकेटर्स पढ़े हैं उनसे तुम सिर्फ एक ही चीज जान पा रहे थे, क्या? उनसे सिर्फ हम ये बता पा रहे थे कि कोई एसिड है या बेस है। लिटमस की बात करो, लिटमस में तुमने ये पढ़ लिया था, अगर मैम कोई लिटमस जो है वो ब्लू कलर का हो जाए इसका मतलब सोल्यूशन कैसा है? बेसिक है। अगर कहीं लिटमस पेपर का कलर रेड आ जाए तो सोल्यूशन कैसा है? एसिडिक है। लेकिन वो तुम्हें स्ट्रेंथ नहीं बता रहा। स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत। कोई एसिडिक सॉल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है ये नहीं बता पा रहा था वो। कोई बेसिक सॉल्यूशन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है वो नहीं बता पा रहा था। वो तुम्हें यहां पर पता चलेगी। अब पढ़ने वाले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लो चुपचाप। जो हमारे नॉर्मल एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं वो सिर्फ हमें ये तो बता देते हैं कि ये एसिड है या बेस है, वो कभी भी स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बता पाते। वो ये नहीं बता पाते कि कोई एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कोई जो एसिड है वो कितना वीक है, ना ही वो ऐसा बेस के बारे में कुछ बता पाते। तो मैम फिर कौन बता पाएगा? अब यहां पर हम पढ़ने वाले हैं एक इंडिकेटर्स का बाप। कौन है वो? यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे सारे सब्जेक्ट्स का बाप होता है फिजिक्स, ठीक है, 11th में जाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है, सब सारे सब्जेक्ट्स का बाप है, वाकई मैथ्स का भी बाप है वो। ऐसे ही ये इंडिकेटर्स का बाप है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके सामने सब फीके हैं। ये है क्या मैम? ध्यान से सुनो। इसके भी इसी तरीके से जैसे लिटमस की स्ट्रिप्स आती है ना, जो उसको सोल्यूशन में डिप करते हैं, हमें दिखा देंगे किसी क्लास में। देखिए लिटमस की स्ट्रिप्स तो देखी होंगी, नहीं देखी तो दिखा देंगे। इनकी भी स्ट्रिप्स आती हैं, ऐसी होती हैं, दिखाऊं आगे अगर मैंने लगा रखी होंगी तो। ऐसी स्ट्रिप्स आती हैं येलो कलर की, ऑरेंज कलर की, और जैसे ही सॉल्यूशन में डालोगे उसका एक स्पेसिफिक कलर आता है। उस कलर से ही आप बता देते हो कि ये इसका पीएच कितना है। देखो वहां नहीं तुम बता पा रहे थे, लिटमस में तो सिर्फ तुम ये बता पा रहे थे कि एसिड है या बेस है, ठीक है। लेकिन जो ये वाली स्ट्रिप्स है ना बच्चों यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की, इससे तो तुम पीएच बता दोगे एग्जैक्टली कि भैया इसके अंदर इतनी हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है और ये वाला इतना वीक है। तो ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखो, इसको टॉप हेडिंग डालो और लिखो यूनिवर्सल इंडिकेटर का कॉन्सेप्ट है यहां पर। हाँ जी आओ जरा।
यूनिवर्सल इंडिकेटर है क्या मैम, इसमें ऐसी क्या ताकत है जो उसमें नहीं थी बेचारे में, पहले वाले में? वो क्यों नहीं बता पा रहा था कि कितना स्ट्रांग है कितना वीक है? भाई इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? बाप तो है ही, है ना। जैसे मैं 9th क्लास वालों से पूछ रही थी बाप पहले आया कि बेटा, तो कुछ कह रहे बेटा, कुछ कह रहे बाप, अजीबोगरीब आंसर्स थे। वो मेरे से पूछ रहे थे मैम अंडा पहले आया कि मुर्गी, तो मैंने बोला अंडा। मैम आपको कैसे पता? मैंने कहा बेटा मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, क्योंकि अंडा बहुत पहले से आता आ रहा है, मुर्गी तो बहुत बाद में आई। मुर्गी किस में आती है? बर्ड्स में आती है ना। और अंडा कब से आ रहा है? बहुत पुराने जानवर जो है वो भी अंडा रिलीज करते हैं बॉडी में, ठीक है। अंडा उनसे आया ना, पहले जो पहले ऑर्गेनिजम्स हैं वो एग रिलीज करना उन्होंने स्टार्ट किया। मुर्गी का अंडा नहीं, मैं अंडे के एवोल्यूशन की बात कर रही हूँ, जब से एनिमल्स उसमें ट्रेट में आया है, ठीक है। मुर्गी का अंडा तो ऑब्वियसली मुर्गी से आया, ठीक है। मुर्गी से, अरे ये एवोल्यूशन का पाथ है पूरा। मुर्गी एक्चुअली, अंडे का कॉन्सेप्ट मुर्गी का है ही नहीं, अंडे का कॉन्सेप्ट पीछे से है। सारे जानवर अंडा रिलीज करते हैं भाई। आओ इधर ध्यान से सुनो। यूनिवर्सल इंडिकेटर में ऐसा क्या है मैम? यूनिवर्सल इंडिकेटर में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर का नाम बताना जरा। हाँ जी धनंजय बताएगा। धनंजय किसी आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर का नाम बताओ। ये तूने बताया इसे? लिटमस नहीं है, लिटमस नेचुरल है। फिनोफ्थलीन, एल साइलेंट होता है। फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। अब ध्यान से सुनो, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो मिक्सचर है बहुत सारे इंडिकेटर्स का, जैसे कि फिनोफ्थलीन, जैसे कि थाइमोल ब्लू, जैसे कि मिथाइलिन रेड। तुम्हें नाम नहीं याद करने, ठीक है, लिखो। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। ये है क्या मैम? लिखो, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। इसके अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। तुम्हें कॉम्पोजिशन पे क्वेश्चन नहीं आया, ना ही वो पूछेगा। इसमें फिनोफ्थलीन होता है, इसमें थाइमोल ब्लू होता है, इसमें मिथाइल रेड होता है। तुम्हें कुछ नहीं याद करना, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। अगर तुमसे कोई कभी पूछ ले कि एक आधा बता दो, तो जो तुम्हारे कोर्स में वो याद कर लो। फिनोफ्थलीन, यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर फिनोफ्थलीन होता है। इथेनॉल वगैरह भी होती है इसके अंदर, दारू, ठीक है, थोड़ी सी वो डालते हैं। ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है बेसिकली। अब मैम इसका फायदा क्या है? भैया इसका फायदा सबसे अच्छा ये है कि ये तुम्हें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पे अलग कलर देता है, ठीक है। लिखो, इट गिव्स डिफरेंट कलर। अभी बता रही हूं सारे कलर आपके कोर्स में, कलर पे क्वेश्चन आता भी है। इट गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, एट डिफरेंट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये है इसका बच्चों कि जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है ये वो बता देता है। ये कौन सा ब्रैकेट है? स्क्वायर ब्रैकेट। ये कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल होता है, 11th क्लास में पढ़ोगे। कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बतानी ना उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। इसका मतलब है ये पूरा क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये पूरा सिग्निफाई कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इसका ये मतलब होता है। ध्यान से सुनो कितना फायदा है। वहां तो तुम डिप करके सिर्फ यही देख पा रहे थे कि एसिड है या बेस है। ये तुम्हें डिप करने पे, कलर देखने पे ये बता देगा कि इसके अंदर, इसमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं, ज्यादा है या कम है। और वो अगर वो तुमने पकड़ लिया तो उससे तुम पीएच बता दोगे कि पीएच कितना है। और पीएच तो बहुत अच्छी चीज है, पीएच तो तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है। जिसका पीएच जितना कम होता है इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा एसिडिक है। पीएच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वैसे पीएच निकालने का तरीका होता है लेकिन उसके अंदर लॉग आता है। लॉग तुमने कहीं नहीं पढ़ा है किसने लॉग कभी अपनी जिंदगी में अभी तक? इसलिए लॉग में नहीं घुसेंगे। ये पीएच का फॉर्मूला है, ये तुम्हें नहीं करना। कहीं भी दिया हो, किसी साइड बुक में दिया हो, स्कूल में कुछ भी नहीं करना। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि तुम्हें लॉग वाला कॉन्सेप्ट 11th क्लास में पढ़ोगे तभी इसको कर पाओगे। मैं तो करवा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसको, ठीक है। पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसको नहीं करना बोर्ड्स के लिए। ये चीज ध्यान रखनी है कि पीएच की जो वैल्यू होती है मैम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के। जिसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी इसका मतलब उसका पीएच उतना ही क्या होगा बच्चों? कम होगा। ये कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें लिखवा रही हूं, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। हाँ जी आकांक्षी, ये बताओ यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है और क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है?
प्रीवियस इंडिकेटर से जो हमने पढ़े हैं। इसमें ये पता चल जाता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। अगर 2 एसिड या 3 एसिड या 4 एसिड भी दियो ना, तुम ये बता दोगे कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग है इनमें से, तो सबसे अच्छी बात है। और कैसे बताता है ये आरुष, कैसे बता पाता है ये, इतना अच्छा काम कर कैसे पा रहा है ये? मैम कलर चेंज करता है ये भी उनकी तरह ही, लेकिन मैम इसमें बहुत रेंज ऑफ कलर्स है। हाँ जी, ये रेंज ऑफ कलर्स क्यों आ रही है इसमें? हाँ जी, ये रेंज ऑफ कलर्स क्यों आ रही है इतनी सारी? इसे क्या हुआ? हाँ जी बोलो जल्दी, ये रेंज ऑफ कलर्स क्यों आ रही है? क्योंकि मैम इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स है ना, अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर इसीलिए आ रहा है क्योंकि मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स है। ठीक है, इंडिकेटर्स नहीं याद करने कौन कौन से हैं। अब चुप हो जाओ, ध्यान से सुनो। मुझे ये बताओ, एक पेपर से एक्सपेरिमेंट करने में और एक सॉल्यूशन है इंडिकेटर्स का। ए भाई इनको चुप करो पहले। आयुष्मान मुझे आना पड़ेगा बेटा, पहले ही चुप हो रहे हो। क्या हुआ, दिक्कत क्या है? दिक्कत बताओ, दिक्कत बताओ। 1 मिनट दिक्कत पूछ लूं। हाँ क्या दिक्कत है बताओ, बोलो जल्दी क्या दिक्कत है? शर्माओ मत, बताओ क्या दिक्कत है। तो भाई चुप हो जा फिर, कुछ नहीं है तो। और तुम उड़ना मत बस। हाँ ऐसे बैठ, अच्छा लग रहा है। आओ बात सुनो ध्यान से। एक ऐसा इंडिकेटर जिसमें मिक्सचर है और वो सॉल्यूशन की फॉर्म में है। ये है ना, ये मतलब एक सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, समझ रहे हो? लिक्विड स्टेट में, ये मान लो लिक्विड सॉल्यूशन है एक। बहुत सारे इंडिकेटर्स मिला लिए तुमने और ये बन गया कौन सा इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर। इससे एक्सपेरिमेंट करना आसान है या इस स्ट्रिप से? इस स्ट्रिप के अंदर हमने क्या कर दिया है? इम्प्रेग्नेट कर दिया है इस मिक्सचर को। ध्यान से सुनो, ये वाला जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है इसमें बहुत सारे मिक्सचर्स हैं, बहुत सारी डाइज हैं इसके अंदर। इससे लिक्विड स्टेट में एक्सपेरिमेंट करना आसान है, या अगर तुम इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को इस पेपर पे एब्जॉर्ब करवा देते हो, वो उससे एक्सपेरिमेंट करना आसान है। किससे आसान है? इससे कि इससे? पेपर से, ऑफ कोर्स पेपर से। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है? यूनिवर्सल इंडिकेटर बना के उसको इस पेपर के अंदर इम्प्रेग्नेट कर दिया है, और इस पेपर को हम लोग बोलते हैं पीएच पेपर। सो बेसिकली पीएच पेपर कुछ नहीं है। पीएच पेपर मैम वो पेपर है जिसके अंदर ये यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है हमने इम्प्रेग्नेट किया हुआ है। इम्प्रेग्नेट का मतलब होता है एब्जॉर्ब करवा देना बहुत अच्छे से और सुखा देना। फिर ऐसे ही लिटमस का पेपर बनता है, ऐसे ये पेपर बना हुआ है। ठीक है, सो पीएच पेपर क्या है? पीएच पेपर मैम कुछ नहीं है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है मिक्सचर ऑफ डाइज है, उसको हमने इसके अंदर डाल दिया, एब्जॉर्ब करवा दिया है। तो हम पीएच पेपर को एक्सपेरिमेंट में करते हैं यूज इंस्टेड ऑफ दिस सॉल्यूशन, क्योंकि ये मुश्किल है ना, कहां घूमेंगे, सॉल्यूशन लेके गिर भी सकता है, इसलिए बहुत आसान है। कोई भी लिक्विड सॉलिड कैसा भी सॉल्यूशन हो तुम डालो उसमें, पता चल जाएगा तुम्हें कलर। तो लिखो पीएच पेपर क्या है, लिखो। सॉरी मैं लिक्विड में कहना चाह रही थी, लिखो पीएच पेपर क्या है। लिखो यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर which is a mixture of different, which is a mixture of different indicators, which is a mixture of different indicators, is कॉमा लगा के लिखना, is impregnated with the, क्या लिखा है तुमने? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ, लिखो विच इज इम्प्रेग्नेटेड, विच इज, या विच इज नहीं लिखो, कॉमा लगा के लिखो, पेपर इज इम्प्रेग्नेटेड, ऐसे लिखो कॉमा लगा के, पेपर इज इम्प्रेग्नेटेड विद दिस, पेपर इज इम्प्रेग्नेटेड विद दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर टू मेजर पीएच, टू मेजर पीएच। इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन को एक पेपर के अंदर डाल दिया है, और उस पेपर को यूज करते हैं किस चीज के लिए? पीएच को जानने के लिए। तो उसी पेपर का नाम क्या है बच्चों? पीएच पेपर।
हाँ जी, क्या है पीएच पेपर? यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया, बहुत सारे मिक्सचर्स हैं उसमें, बहुत सारे डाइज हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, उसको मैम इस पेपर के अंदर क्या कर दिया है, डाल दिया है, सोख दिया है, एब्जॉर्ब करवा दिया है, और इस पेपर को अब हम यूज करते हैं पीएच जानने के लिए। इस पेपर का नाम है पीएच पेपर। इससे एक्सपेरिमेंट करना आसान है। अब आ जाओ पीएच स्केल पे। हाँ जी, पीएच स्केल क्वेश्चन हर साल आते ही आता है, हर सेट में, ठीक है, हर सेट के लिए इंपॉर्टेंट है, पीएच पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान से सुनो। ये पीएच स्केल डिजाइन करा गया है, जो पीएच पेपर है ना उसमें जो जो कलर्स देखें, एक्सपेरिमेंट्स करें, तो फिर ये एक पीएच स्केल डिजाइन किया है। इस पीएच स्केल में अगर वैल्यूज देखो कहां से कहां तक है, 0 से 14 तक। पीएच स्केल एक स्केल होता है जिसपे हम किस चीज को नापते हैं, जिसपे मैम हम पता करते हैं हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को। हाँ जी, पीएच स्केल किस चीज में हेल्प करता है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को पता करने में हेल्प करता है। और अगर मैम हमें एक बार हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई तो उससे हम पीएच को पता कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, इस पीएच स्केल की जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होती है और 14 तक है वो, ठीक है, और बीच में पड़ता है 7। जब हम 7 से कम वाले पीएच की बात करते हैं, हाँ जी, 7 से जब तुम नीचे 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 को आओगे, इसका मतलब तुम किधर आ रहे हो, तुम आ रहे हो एसिडिक मिक्सचर की तरफ। मतलब जो 7 होता है वो कौन होता है बच्चों, न्यूट्रल। किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच आता है 7, और 7 से कम जितने भी पीएच होंगे वो सब क्या होंगे, चाहे 6 आए, चाहे 5 आए, चाहे 4 आए, 3, 2, 1, 0, ये सब क्या है बच्चों, ये सारे के सारे होंगे तुम्हारे एसिडिक सॉल्यूशंस के पीएच। ये सब एसिडिक है। कौन ज्यादा एसिडिक है, एक वाला ज्यादा एसिडिक होगा 4 से, उसको भी पढ़ रहे हैं। पीएच स्केल की जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होती है, 14 तक होती है, पहली चीज। दूसरी चीज है 0 जो है वो हाईली एसिडिक है। 0 क्या है बच्चों, जिसका पीएच 0 होगा वो हाईली एसिडिक होगा, और जिसका पीएच होगा 14 वो क्या होगा, हाईली बेसिक। और 7 वाला क्या होगा, हाँ जी, 7 वाला क्या होगा, 7 वाला होगा मैम न्यूट्रल। अब ये बताओ जरा, जब 7 से 14 की तरफ जाओगे तो क्या होगा, ये गुडर गुडर कौन कर रहा है, हाँ जी, 7 से जब 14 की तरफ को जाओगे क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगी या बेसिक नेचर बढ़ेगी, बेसिक नेचर बढ़ेगी। यहां पर ये वाला डायग्राम बनाना है तुम्हें, ध्यान से सुन लो, इस पे सवाल आएगा ही आएगा। पीएच स्केल की रेंज क्या होती है ये पता होना चाहिए। पीएच स्केल यूज क्यों करते हैं, पीएच स्केल का यूज होता है मैम हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता करने के लिए। हम पीएच से डायरेक्टली हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। क्या रेंज है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 जो है वो हाईली एसिडिक है, 14 जो है वो हाईली बेसिक है, और 7 जो है वो न्यूट्रल है। अगर वो तुम्हें कहे कि तुम 7 से 0 की तरफ जा रहे हो तो एसिडिटी बढ़ रही है, एसिडिटी बढ़ रही है या बेसिसिटी, एसिडिटी बढ़ती है। अगर वो तुमसे पूछे कि 7 से तुम 14 की तरफ को जा रहे हो तो एसिडिक नेचर बढ़ रही है, बेसिक, बेसिक। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, पीएच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन के। ध्यान से सुनो ये चीज, इस पे तुम्हें एक एनसीईआरटी का ही सवाल कई बार रिपीट हो चुका है। एक्सरसाइज में पीछे एक पीएच का क्वेश्चन दिया हुआ, वो बहुत बार आया 5 नंबर में, ठीक है, वो सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर तुम्हें ये चीज क्लियर है तो वो ठीक हो जाता है। ध्यान से सुनो, मुझे ये बताओ, पहले इसका डायग्राम बना लिया तुमने, ये इसको बना लो, फिर मैं तुमसे एक सवाल पूछ रही हूँ तो ताकि तुम उसको नोट कर सको नीचे। बनाओ जल्दी पीएच स्केल। 0, 7, 14, 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगी, 7 जो है वो न्यूट्रल को बताता है, और 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेसिक नेचर जो है वो बढ़ेगी। 7 से 0 की तरफ जा रहे हो तो देख सकते हो कि H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, लेकिन 7 से 14 की तरफ को, ये तो चाहे ना भी ड्रॉ करो, इसको कुछ नहीं है, ये बीच वाली है ना ये लाइन, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आसान सी चीज है, बस ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, ये छोड़ दो।
कभी इस डिजाइन को बनाने के चक्कर में। परिधि हाथ दर्द हो गए? उसने अपना बना लिया या तुमने बना लिया? वो क्या कर रही है फिर? डेकोरेटर है क्या ये? कब स्कूल खुल रहे हैं? मजे आ रहे हैं छुट्टियों में? सही चल रही है लाइफ? पढ़ भी लेना, ठीक है? टेस्ट आने वाला है। हाँ जी, पीएच स्केल क्या बताता है मैम? H प्लस साइंस की कॉन्सेंट्रेशन बताता है। क्या रेंज है? 0 से 14। 0 क्या है? हाईली एसिडिक। 14 क्या है? हाईली बेसिक। 7 क्या है? न्यूट्रल। 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ती है, और 7 से 14 की तरफ को जाएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ेगी। तुम्हें कैसा सवाल आएगा? तुम्हें ऐसा सवाल आएगा, देखो इधर आओ। एक का पीएच 1 है और दूसरा कोई सॉल्यूशन है उसका पीएच 4 है, वो तुमसे ये पूछेगा कि हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बताओ, किसमें ज्यादा है किसमें कम। हाँ जी, ध्यान से सुनो। एक सॉल्यूशन का पीएच है 1, दूसरे सॉल्यूशन का पीएच है 4। वो तुमसे ये पूछेगा किसके अंदर हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। क्या पढ़ा है हमने? हमें सिर्फ इतना पढ़ना है, पढ़ तो हम इससे भी सकते हैं, लेकिन लॉग वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता तो कोई फायदा नहीं है। वैसे भी बोर्ड्स में कभी नहीं पूछता वो इस पर बेस्ड, नहीं तो इससे तो बहुत आसानी से सवाल निकल जाते हैं, बहुत आसानी से। बट इसको छोड़ दो, ये हमने करना ही नहीं है। ध्यान सुनो, हमें सिर्फ ये चीज पता होनी चाहिए जो पीएच है मैम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के। अब बताओ, जिसका पीएच ज्यादा होगा उसकी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? जिसका पीएच ज्यादा उसकी H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम, और जिसका पीएच कम उसकी हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। बताना जरा, अगर ऑर्डर में लगाना हो, दिस ग्रेटर देन दिस, H प्लस के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे? इसको A नाम दे दो, इसको B दे दो। A इज ग्रेटर देन B, ऐसे लिखेंगे? ठीक बात है, लिखो, इसको नोट करो फटाफट। फिर एक चीज और देती हूँ तुम्हें करने के लिए, होमवर्क लिखो पहले, बहुत दिनों से तुम्हें होमवर्क नहीं मिला है। हाँ जी, होमवर्क लिख लो पहले। पेज नंबर 22, 25, 28 पे जितने भी इंटेक्स दिए हुए हैं आपको वो करने हैं प्रैक्टिस नोटबुक में। पेज 22, 25 और 28। 28 वाले भी कर ही लोगे। इन पे जितने इन टेक्स्ट दिए हुए इनको कर लेना, ये होमवर्क है तुम्हारा। कहाँ जा रहे हो? अरे इसको तो करो, पहले एक क्वेश्चन कराना है बस, टाइम हो गया। होमवर्क लास्ट में कोई नहीं देते, मेरे को तो भी याद आया तो दे दिया मैंने। डन। अब इधर आओ जरा, इसलिए यहां पर डायग्राम में देखो क्या लिखा हुआ है, 7 से 0। इधर देख लो अब मूर्खो, होशियारो, अब देख लो। कभी मूर्ख बोल दे देखे नहीं, इधर देखो। 7 से जैसे 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 आप 0 की तरफ जा रहे हो क्या लिखा हुआ है? एसिडिक नेचर बढ़ी, और नीचे क्या लिखा हुआ है? H प्लस बढ़ रहा है कि घट रहा है? इसका मतलब अगर H प्लस बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? एसिडिक नेचर बढ़ेगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये करके बताओ जरा। सात नहीं, इसको 9 कर लो। इसमें बताओ जरा, इसमें तुम्हें H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पे कमेंट करना है, किसमें ज्यादा किसमें कम, और OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पे भी कमेंट करना है। हाँ जी, करो जल्दी। बोलो जल्दी। ये तो पढ़ लिया,
कि जिसका पीएच ज्यादा उसकी H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन कम, लेकिन पीएच में और इसमें क्या वो है, रिलेशन है OH आयंस की कॉन्सेंट्रेशन में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिसका पीएच ज्यादा इसका मतलब उसमें उसकी बेसिक नेचर ज्यादा है, इसका मतलब उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है बच्चों, ज्यादा है। बताओ जरा क्या होगा यहां पर, किसका हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन किस में ज्यादा होगी, बी वाले में, यही तो होगा। हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन किस में ज्यादा होगी मैम, उसमें ज्यादा होगी जिसका पीएच ज्यादा है। जिसका पीएच ज्यादा उसका H प्लस कम और उसका OH माइनस ज्यादा, ये है रिलेशन। अगर H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो पीएच घटता है, लेकिन अगर हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो पीएच भी बढ़ता है। बताओ ऊपर वाले का क्या होगा, ऊपर वाले कुछ नहीं होगा, कुछ तो कर दो यार इसका बेचारे का, जल्दी बताओ। ए में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है H प्लस की एज कंपेयर टू बी, क्योंकि मैम H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जिसमें ज्यादा होगी उसका पीएच क्या होगा, कम। अब एक चीज, आखिरी चीज, टाइम तो होता रहता है, टाइम को कौन रोक सकता है, ठीक है, जाने वाले को नहीं रोक सकता कोई। आओ जरा इधर, हाँ मैं जाओ इधर आओ, बात सुनो एक लास्ट। ये कौन है खटखट खटखट, H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो पीएच घटा, पीएच घटा तो एसिडिक नेचर बढ़ा। OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो पीएच बढ़ा, और क्या बढ़ा, बेसिक नेचर बढ़ा, बट एसिडिक नेचर क्या हुआ, घटा। एक दो को पकड़ के रास्ते में बता देना ये बात कि ये पढ़ के आए आज, ये बढ़ा और ये घटा। चलो लिख लो इसको। आरुष क्या मस्ती करता रहता है, बहुत मस्ती करता है भाई क्लास में लड़का, सच्ची में बहुत, इसको कुछ ना कुछ चाहिए।